सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे लैब असिस्टेंट भूगोल की डेली क्लासें हैं वो आपको मिलती है। आज हमारी 31वीं क्लास है और इस क्लास में अपन एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम रहेगा सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन, तापमान वितरण। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पक्का आएगा। और मैं आपको बता दूं जो आपकी ये भर्ती है इसका नोटिफिकेशन है वो भी जल्द आने वाला है। और आज आपने देखा होगा कि 2026 में जो 1 लाख भर्तियाँ हैं वो कब कब करवाई जाएगी उसका कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो उसमें लैब असिस्टेंट भूगोल है उसके 136 पद और आपका मई में एग्ज़ाम है वो होने वाला है और 10 मई इसकी डेट है वो दी गई है। तो आप अभी से तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार है वो आप मत कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे साथियों से पीछे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन साथियों ने पहले ही तैयारी है वो आपसे स्टार्ट कर रखी है, तो उन्होंने अच्छे से चीज़ें आपसे ज़्यादा चीज़ें पहले ही पढ़ रखी है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए अपन बिना किसी देरी के इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसमें अपन आज थ्योरी पढ़ने वाले हैं तो चीज़ें समझिएगा और आप साथ साथ में नोट्स है वो भी बनाते चलिएगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं जो हमारा चैप्टर है उसमें नाम दिया गया है सूर्य तप। तो ये सूर्य तप क्या होता है और इसके अलावा अपन पृथ्वी का ऊष्मा बजट है वो अपन पढ़ेंगे अलग से कल वाली क्लास में। आज अपन सूर्य तप है जिसको इंसोलेशन बोला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वास्तव में ये सूर्य तप है वो क्या होता है इसकी परिभाषा देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होती है, ये याद रखिएगा। यानी जो सूर्य से विकिरण आते हैं वो कैसे होते हैं? लघु तरंग दैर्ध्य होते हैं, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? आगमी सौर विकिरण या सूर्य तप या इसको बोलते हैं आतपन। इसका ये नाम भी आपको नोट करके अलग से लिख लेना है। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य तप को आतपन। तो कहीं पे वो सूर्य तप ना दे के आतपन देगा तो आप ये नाम है वो याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे साथी है या लगभग जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी आपको सूर्य तप ओनली पढ़ाते हैं तो इसको आतपन भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंसोलेशन। तो ये भी नाम है वो तीनों आप याद रखेंगे यानी तीनों ही नाम सूर्य तप से संबंधित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा जो कि तरंगों के रूप में होती है और ये कैसी होती है? लघु तरंग दैर्ध्य होती है इनकी और इन्हीं को अपन सौर विकिरण बोलते हैं। अब इसके विपरीत एक आता है पृथ्वी विकिरण, इसके बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आप देख लीजिएगा कि सूर्य तप का अपन मापन है वो कैसे करते हैं। तो एक आपका मेजर करने का यंत्र है जिसका नाम है थर्मोपाइल पाइनेरोमीटर। तो सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि सूर्य तप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, उपकरण कौन सा है? तो आप कहेंगे पाइरेनोमीटर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पाइरेनोमीटर की इमेज दिख रही है। तो यहाँ पे इमेज से ये आप देख सकते हो इसको, लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली अब देखिएगा इसमें एक अपन पढ़ते हैं सौर स्थिरांक जिसे इंग्लिश में सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। ये क्या होता है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आपसे वो सौर स्थिरांक का मान पूछेगा। तो एक बार आप पहले समझ लीजिए कि सौर स्थिरांक क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसकी परिभाषा कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी किनारे पर स्थित इकाई क्षेत्र में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर सूर्य की किरणों के लंबवत रूप से संपर्क में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है ये आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का जो पूरा वायुमंडल है और इसकी ऊपरी परत पर ये जो एक इकाई क्षेत्र है इस पे जो ऊर्जा संपर्क आती है यानी ऊर्जा जो इससे टच करती है आके जितनी ऊर्जा आती है उसी को अपन सौर स्थिरांक बोला जाता है या बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसका मान कितना होता है या प्रति मिनट में यहाँ पे कितनी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सौर स्थिरांक के 2 मान आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अपन बात करें कि पहला मान आता है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट ऊर्जा, यानी ये आपका सौर स्थिरांक का मान है जो कि वायुमंडल के शीर्ष पर ये इतनी ऊर्जा है वो 1 मिनट में प्राप्त होती है या वायुमंडल से संपर्क में आती है। तो कितनी ऊर्जा है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट, ये मान याद रखिएगा। दूसरा मान आता है ये आता है 1.366
किलोवाट प्रति वर्ग मीटर, यानी ये प्रति वर्ग मीटर है, वो इतनी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है किलोवाट में अगर इसको मेजर किया जाए। और दूसरी बात, अगर वो किलोवाट न दे के ओनली वाट दे तो याद रखिएगा यहाँ पे ये हो जाता है आपका, जब किलोवाट को अपन वोट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 1366 वोट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये दोनों मान है वो आपको याद रखने, कन्वर्ट करके भी पूछा जा सकता है तो आप नोट में लिख लेंगे। अगर किलोवाट में पूछेगा तो 1.366, अगर वो कन्वर्ट करके वोट में पूछेगा तो ये हो जाएगा 1366 वोट प्रति वर्ग मीटर। तो ये सौर स्थिरांक के दो मान है वो आपको याद कर लेने हैं। अगला देखिएगा, जैसे ही सूर्य की जो किरणें हैं जिन्हें अपन सौर विकिरण या सूर्यतप या आतपन बोलते हैं, ये लघु तरंगदैर्ध्य तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी है जब इनको अवशोषित करती है और उसके बाद में पृथ्वी के द्वारा वापस इनको कुछ भाग अवशोषित करके कुछ भाग उत्सर्जित कर दिया जाता है। और पृथ्वी जब कुछ ऊर्जा का भाग या तरंगों का भाग उत्सर्जित करती है तो ये लंबी तरंगदैर्ध्य वाली अवरक्त किरणों या अवरक्त विकिरण के रूप में इसका क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। वहां पे अपन ने पढ़ा था सौर विकिरण, यानी सूर्य से जो तरंगे आ रही है, ऊर्जा आ रही है, जो किस रूप में आ रही है, लघु तरंगदैर्ध्य रूप में, जबकि पृथ्वी जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है वो लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में आ रही है और कैसी है, अवरक्त विकिरण। ये आप याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से तो कौन से सौर विकिरण निकलती है, तो वो लघु तरंगदैर्ध्य वाली, जबकि पृथ्वी से जब ये उत्सर्जित होके अवशोषित होके वापस जब पृथ्वी उत्सर्जित करती है तो वो किस रूप में होती है, वो आपकी लंबी तरंगदैर्ध्य रूप में होती है। तो यहाँ पे आपको सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण या पृथ्वी का विकिरण इसको बोला जाता है, दोनों ही बातें समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि वायुमंडल है वो गर्म कैसे होता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल जो गर्म होता है वो सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है, सौर विकिरण आ रही है, उससे डायरेक्ट गर्म नहीं होता है, बल्कि जो पृथ्वी से अभी अपन ने पढ़ी जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली, जिन्हें अपन बोलते हैं दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, इनसे क्या होता है, वायुमंडल है वो गर्म होता है। ये पूरी लाइन में आपको पढ़ के बताऊं कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा गर्म होता है, न कि सूर्य की सीधी किरणों से। तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट करके आपको अलग से नोट्स में लिख लेना है और ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, सूर्य तप को या सूर्य तप है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको यहाँ पे 7 जो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि आपका जो आतपन है या इंसोलेशन है या सूर्य तप है उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक आता है पृथ्वी का घूर्णन, जिसे रोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार सूर्य तप को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उससे दिन रात बनते हैं और जो भाग सूर्य के सामने होता है तो वहाँ पे सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त होता है, जबकि इसके विपरीत वाला भाग जहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे सूर्य तप है वो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होता है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य तप है वो प्रभावित होता है और इसकी मात्रा है वो बदलती रहती है। जहाँ पे दिन होता है वहाँ पे अधिक मात्रा होती है, जबकि रात होती है वहाँ पे सूर्य तप है वो शून्य होता है। इसके अलावा देखिएगा जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक आता है वो आता है वायुमंडल की पारदर्शिता, यानी वायुमंडल यानी बादल वगैरह कुछ ही नहीं है तो सूर्य तप है वो अधिक पृथ्वी पे पहुंचेगा। इसके विपरीत मान लो वायुमंडल में बादल हैं, इसके अलावा धूलकण है या जलवाष्प उपस्थित है, तो तब क्या होगा, ये सूर्य तप को प्रावर्तित भी करेंगे और इसके अलावा अवशोषित भी करेंगे। इससे क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा है वो कम हो जाएगी, न कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि सूर्य ताप है वो बिल्कुल ही पृथ्वी को प्राप्त नहीं होगा, यानी इसकी मात्रा है वो कम हो जाती है। ये नोट में मैंने लिख रखा है। ये सूर्य तप के वितरण को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि मात्रा है उसमें कमी कर देते हैं। तो ये बात भी आपको एकदम समझ में आ गई होगी। यहाँ पे वायुमंडल की पारदर्शिता है वो कैसे सूर्य तप को प्रभावित करती है। तीसरा जो कारक आता है वो आता है सूर्य की किरणों का नति कोण,
यानी कहने का मतलब है कि जो अलग अलग अक्षांश है वहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो अलग अलग एंगल के साथ, अलग अलग कोण के साथ उन पे गिरती है, और जहाँ पे लंबवत चमकेगी वहाँ पे सूर्य ताप है वो अधिक होगा। इसके विपरीत जहाँ पे तिरछे कोण के साथ ये गिरेगी या पड़ती है तो वहाँ पे कम ऊष्मा मिलती है और कम सूर्यताप होता है। जैसे मैं बात करूं तो वर्ष भर सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकती है। इसके कारण भूमध्य रेखा पे आप देखेंगे तो अधिक ऊष्मा है वो प्राप्त होती है। इसके विपरीत अगर तिरछी किरणें पड़ती है तो वो अधिक क्षेत्र कवर करती है। जब अधिक क्षेत्र ये कवर करेगी तो सूर्य तप है वो आपका बंट जाएगा अलग अलग भागों में। इससे क्या होगा, उसकी ऊष्मा है वो कम मिलेगी। जैसा होता है ध्रुवों पे हमेशा ये सूर्य की जो किरणें वो तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे भूमध्य रेखा की तुलना में सूर्य तप है वो कम प्राप्त होता है। ये भी आपको पता चल गया होगा कि सूर्य की किरणों का नति कोण है वो किस प्रकार सूर्य तप को प्रभावित करता है। अब अपन बात करते हैं चौथा जो कारक है वो आता है दिन की अवधि। अब दिन की अवधि जितनी लंबी होगी तो पृथ्वी पर उतनी अधिक धूप मिलेगी, उतना ही अधिक क्या मिलेगा, सूर्य तप मिलेगा। और ये मौसम और अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है। और इसके अलावा आप देखेंगे अगर ग्रीष्म ऋतु है तो वहाँ पे लंबे दिन होंगे तो वहाँ पे अधिक सूर्य ताप है वो मिलेगा। और इसके विपरीत देखो कहीं पे शीत ऋतु है तो वहाँ पे दिन है वो क्या होंगे, दिन छोटे होंगे तो वहाँ पे कम सूर्य ताप है वो प्राप्त होगा। और इसके अलावा अगर वहाँ पे सर्दी है तो वहाँ पे धूलकण भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जलवाष्प है वो भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उस कारण भी शीत ऋतु वाले क्षेत्रों में कम सूर्य ताप है वो प्राप्त होता है। अगला कारक आता है स्थल विन्यास। अब स्थल विन्यास है वो किस प्रकार सूर्य ताप को प्रभावित करता है, तो समझिएगा कि धरातल की प्रकृति जिसमें धरातल का रंग, इसके अलावा वनस्पति या फिर धरातल का ढलान, ये सभी सूर्य तप के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा देखो दक्षिणी मुखी ढलान यानी ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं और ये अधिक सूर्य ताप है वो प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप समझ सकते हो ढलान की दिशा, मान लो ये इस प्रकार है, वो कोई पर्वत है और ये मान लो सूर्य की इधर साइड में है तो यहाँ पे सूर्य ताप है वो अधिक प्राप्त होगा। जबकि इसके विपरीत जो पौनाभिमुखी या अपन कहें कि जो सूरज के दूसरी ओर जो ढाल है वहाँ पे क्या होगा, सूर्य ताप है वो कम प्राप्त होगा। इसके अलावा धरातल का रंग है वो भी एक प्रकार से सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। कैसे, अगर कोई ऐसे कलर है वो सूर्य तप को बहुत ज़्यादा अवशोषण करते हैं, तो अगर किसी धरातल का ऐसा रंग है तो वो सूर्य ताप को अधिक अवशोषण करेगा। इसके विपरीत कई रंग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य तप को ज़्यादा परावर्तित करते हैं, तो वहाँ पे सूर्य तप है वो कम प्राप्त होगा। जबकि जो ज़्यादा अवशोषण करेंगे वहाँ पे सूर्य तप है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिएगा सौर कलंक, जिन्हें इंग्लिश में सन स्पॉट्स बोला जाता है। तो ये सन स्पॉट या सौर कलंक क्या होते हैं, आराम से समझिएगा। जब सूर्य के किसी भाग का ताप है वो अन्य भाग से कम हो जाता है तो वहाँ पे आपको स्पॉट यानी धब्बे जैसा दिखने लगता है। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो नीचे मैं आपके लिए सूर्य कलंक है इसकी इमेज लेके आया था। अब देखो यहाँ पे तो तापमान अधिक है तो ये अलग रंग में दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान है वो बिल्कुल ही कम है तो वो आपको एक ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई देंगे। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सौर कलंक या सूर्य कलंक है वो अपन इनको बोलते हैं। ठीक है, ये इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं जो सूर्य तप है इसको प्रभावित करता है। तो अपन देख लेते हैं इसके बारे में। और ये एक प्रकार से सूर्य जो है उससे संबंधित एक प्रकार की अस्थायी घटना है, सूर्य के प्रकाश मंडल से संबंधित। ठीक है, अब देखो सौर कलंक बढ़ने पर पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान और सूर्य तप में मामूली बदलाव है वो हो सकते हैं, यानी ज़्यादा ये बदलाव नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत सूर्य तप है उसको प्रभावित करते हैं। अगला देखिएगा, अपन बात करते हैं सातवां जो कारक आता है वो आता है परिक्रमण या पृथ्वी का जो झुकाव है। अब अपन घूर्णन में बात करके आए थे और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन पृथ्वी का अक्ष अपनी परिक्रमण कक्षा के अकॉर्डिंग देखें तो ये 66.5 डिग्री का कोण है वो बनाती है। तो ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें, ये जो झुकाव है ना ये विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को
प्रभावित करता है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी को बोलते हैं परिक्रमण। जबकि अपन परिभ्रमण की बात करें तो वो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन रात बनते हैं, जबकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वहाँ से ऋतु परिवर्तन है या ऋतुओं का निर्माण है वो होता है। तो ये भी जो पृथ्वी का परिक्रमण है ये क्या करते हैं, सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। तो ये अपन ने 7 महत्वपूर्ण कारक पढ़े हैं, इनको मैंने समझा भी दिए और इनके नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा कारक है वो सूर्य ताप को प्रभावित करता है या नहीं करता है। अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ सरफेस। अब पृथ्वी पे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सूर्य ताप है वो प्राप्त होता है। अब कितनी उसकी मात्रा होती है उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि अलग अलग समय में जो सूर्य ताप है या सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के अलग अलग जो अपन रेखा देखते हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इन पे लंबवत चमकती है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि कर्क रेखा पर कब सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत चमकती है, तो वो 21 जून को। और इस स्थिति को अपन बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकेगी तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है वो होती है, इसलिए इसको ग्रीष्म संक्रांति है वो बोला जाता है। अब बात करें मकर रेखा पर कब लंबवत चमकती है, तो ये चमकती है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को जब ये मकर रेखा पे लंबवत चमकेगी तो याद रखिएगा इधर जो उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध है इधर कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा या उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु है वो स्टार्ट होगी, उसी लिए अपन इसको बोलते हैं शीतकालीन संक्रांति। तो याद रखिएगा, ऐसे मत कर देना कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमक रही है तो मकर रेखा पे तो क्या है ग्रीष्म ऋतु, तो इसको बोलेंगे ग्रीष्म संक्रांति। नहीं, ये अकॉर्डिंग टू अक्षांश देशांतर अपन को देखनी है। पहली स्थिति तो ये होगी 21 जून वाली कर्क रेखा पे लंबवत चमक रही है, इसका मतलब कर्क रेखा पे क्या है ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो रही है, तो ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भूमध्य रेखा पे साल में 2 तारीख है जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। एक तो आपके 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर ये सूर्य की किरणें वो लंबवत चमकती है, और इसके अलावा जो दूसरी तारीख आती है वो आती है 23 सितंबर। और यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, विषुव संक्रांति बोलते हैं, जब भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। तो ये तीनों ही बातें वो आपको याद रखनी है। वैसे तो 4 डेट है जिसमें 2 दिन तो यानी साल में 2 तारीख ऐसी है जब भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें वो लंबवत चमकती है। इसके अलावा कर्क रेखा पे 21 जून को और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की किरणें वो लंबवत चमकती है। अब इन रेखाओं पर देखिएगा, जिस दिन सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है तो वहाँ पे अधिकतम गर्मी है वो प्राप्त होती है, और इसके अलावा दिन भी उस टाइम मतलब जब लंबवत चमकती है तो बड़ा होता है रात की तुलना में। तो कहीं ना कहीं दिन रात की अवधि में भी अंतर है, वो अलग अलग जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है अलग अलग रेखाओं पे तो ये अंतर आता है। अब अपन बात करते हैं सूर्य ताप का वितरण। अब हमने बात की लगभग भूमध्य रेखा पे सूर्य ताप है वो साल भर लंबवत है वो मिलता है। अब लंबवत मिलता है तो भूमध्य रेखा और उत्तर में बात करें कर्क रेखा, दक्षिण में बात करें मकर रेखा, ये जो क्षेत्र है ना ये कहलाता है आपका उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध में आप देखेंगे जो सूर्य ताप है वो कितना मिलता है, तो ये मिलता है 320 वोट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसके विपरीत अब सूर्य की जो किरणें वो तिरछी पड़ती है ध्रुवों पर। अब ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है तो यहाँ पे सूर्य ताप है वो कम मिलता है, ये कितना मिलता है 70 वोट प्रति वर्ग मीटर। ये दोनों ही आपको याद रखना है। और यहाँ से एक कथन कौन सा बनता है, वो ये बनता है कि जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य ताप है वो कम होता जाता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। और इसको उल्टा भी एग्जामिनर लिख के इसको गलत बना सकता है, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकता है। अब अपन बात करते हैं इसकी SI यूनिट, यानी इसको मेजर करने की यूनिट कौन सी होती है, तो सौर विकिरण या सूर्य ताप या आतपन, इसको मापने की जो इकाई होती है वो होती है वोट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये वहाँ पे मैंने आपको सौर स्थिरांक का मान बताया था
किलोवाट में और साथ में वोट में, तो वो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अपन आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक सूर्य तप है वो कहाँ पे प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन आए तो बहुत सारे साथी क्या करेंगे, भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे सूर्य तप है वो लंबवत यानी सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन सबसे अधिक जो तापमान या सूर्य तप मिलते हैं वो मिलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे बादल वायुमंडल में बिल्कुल ही नहीं होते, इसके कारण भूमध्य रेखा से भी ज़्यादा सूर्य तप है वो इनको मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको याद कर लेना और मैंने अलग से आपको समझा दिया है। अब देखिएगा अपन बात करते हैं कि ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, यानी सूर्य तप है वो ऋतु के अकॉर्डिंग भी अपन ने बात की थी परिक्रमण में, वो क्या होता है चेंज होता रहता है। जैसे मान लो कोई भी ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे शीत ऋतु है, यानी शीत ऋतु के समय जो मध्य और उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे बहुत अधिक सर्दी होती है, इसके कारण वहाँ पे सूर्य तप या सौर विकिरण की मात्रा है वो कम होती है। इसके विपरीत आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ पे सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त होता है। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन आराम से इनको समझिएगा। अगर आप एक बार जहन में बिठा लेंगे तो फिर यहाँ से जो आपका कथन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अपन डरे रहते हैं कि कथन वाला क्वेश्चन आएगा बहुत ही टफ आएगा। यहाँ पे देखो कथन बहुत ही आसान बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 कथन होते हैं तो अपन को लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है टफ होगा। बिल्कुल सबसे आसान जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो कथन वाले ही थे। अब अपन बात करते हैं महाद्वीप बनाम महासागर, यानी एक ही अक्षांश पर कोई महाद्वीप स्थित है, उसी अक्षांश पे महासागर स्थित है, तो दोनों में कौन से पे सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त होगा। तो इन दोनों की तुलना करते हैं। तो देखिएगा ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ही अक्षांश पर महाद्वीपीय भागों में महासागरीय भागों की तुलना में अधिक सूर्य तप है वो प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि महाद्वीपीय जो सरफेस होता है वो महासागरीय सरफेस की तुलना में अधिक विकिरण को अवशोषित करता है और ये जल्दी गर्म हो जाता है। ये अपन ने जब मानसून वाला चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पढ़ा था जल और स्थल का वितरण, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो स्थल है वो शीघ्र ही गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है। तो यहाँ पे ये विशेषता है। इसी कारण क्या होता है, ये जो स्थल भाग होता है वो महासागरीय भागों की तुलना में अधिक विकिरण है वो अवशोषित करता है और यहाँ पे सूर्यताप है इसलिए अधिक प्राप्त होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। वायुमंडल है वो कैसे ठंडा होता है और कैसे गर्म होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपन 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो आराम से इसको समझिएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये वायुमंडल गर्म और ठंडा कैसे होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि सूर्य से जो सौर विकिरण आते हैं वो अपन ने ऊपर बात की थी लघु तरंग के रूप में आते हैं। ये क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह को गर्म करते हैं और फिर पृथ्वी से लंबी तरंग वाली या दीर्घ तरंग वाली पार्थिव विकिरण है वो उत्सर्जित होती है और यही वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया होती है। अब देखिएगा ये जो वायुमंडल है अब क्या करता है, गर्म तो हो गया, अब ये भी क्या करता है, विकिरण है इनको वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वायुमंडल गर्म भी हो गया और उसके बाद में वायुमंडल है वो ठंडा हुआ। ठंडा होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही ठंडा हो गया, यानी तापमान है उसका संतुलन हो गया, ठीक है, या तापमान है उसकी स्थिरता आ गई। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि गर्म वायुमंडल है वो अपने ऊपर से विकिरण के माध्यम से गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, जिससे पृथ्वी और वायुमंडल का तापमान है वो स्थिर रहता है। तो ये वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया है। अब अपन एक एक करके जो प्रक्रिया हैं वो पढ़ते हैं। तो इसकी 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें पहली जो प्रक्रिया आती है उसको बोलते हैं चालन या कंडक्शन। अब ये कंडक्शन प्रक्रिया क्या होती है कि जब 2 अलग अलग तापमान वाली वस्तु है ये जब संपर्क में आती है, मान लो ये बहुत ही अधिक गर्म वस्तु है और ये ठंडी है, अब ये दोनों जब संपर्क में आएगी तो ये जो गर्म वस्तु है ये क्या होगी, इसकी ओर ऊर्जा या विकिरण है वो इस ठंडी वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी और इससे क्या होगा, ये भी गर्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि पृथ्वी की सतह वो गर्म होती है और हवा इसके संपर्क में आती है, तो ये जैसे ही संपर्क में आती है तो वायुमंडल की निचली परतें वो गर्म हो जाती है। अब ये निचली परतें वो गर्म हो गई तो ऊपर वाली परतें वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो इससे क्या होता है, नीचे वाली परतों से ऊपर वाली परतों की ओर ये ऊर्जा है वो स्थानांतरित हो जाती है, या अपन बोले
प्रवाहित हो जाती है। इससे क्या होता है, ऊपर वाली परतें वो भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन चालन बोलते हैं। अब दूसरी जो प्रक्रिया आती है वो आती है कॉन्वेक्शन, जिसको अपन बोलते हैं संवहन। अब ये संवहन क्या होता है, इसमें पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो वायु है वो गर्म होकर ऊर्ध्वाधर धाराओं के रूप में जब ऊपर उठती है और ये वायुमंडल में ऊष्मा का संचरण करती है, इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं संवहन। यानी ये संवहन क्या है, तापमान का या ऊर्जा का या ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर संचरण है। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तीसरा देखिएगा, तीसरी जो प्रक्रिया आती है वो आती है अभिवहन, जिसको एडवेक्शन बोलते हैं। एडवेक्शन क्या होता है, ये आपका ताप का या ऊष्मा का क्षैतिज संचरण होता है। ठीक है, तो अब दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर जो संचरण होता है उसको तो बोलते हैं संवहन, इसके विपरीत क्षैतिज संचरण है उसको बोलते हैं अभिवहन। ठीक है, अब देखिएगा अभिवहन का एक उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लू। यानी जो अपने ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती है वो अभिवहन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें लू है वो आपकी क्षैतिज गति करती है और ये गर्म हवाएं होती है, तो ये जो कम तापमान वाले क्षेत्र है वहाँ पे जाके उनके तापमान को भी गर्म कर देती है। ठीक है, और इसके अलावा देखो जो दैनिक मौसम है मध्य अक्षांश क्षेत्रों में वो इसके परिवर्तन का मुख्य कारण है, याद रखिएगा। यानी मध्य अक्षांश क्षेत्रों में दैनिक मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, वो है अभिवहन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप नोट कर लेना और मैंने समझा दिए तो आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, ये पूरा अपना आज की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इसके अलावा पृथ्वी पर सूर्य तप का वितरण कहाँ पे होता है, और इसके अलावा अपन ने सूर्य तप है उसकी परिभाषा, इसके अलावा पृथ्वी का जो विकिरण है जिसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं वो क्या होता है, सौर स्थिरांक क्या होता है, इसका मान क्या होता है, वो सारी बातें करिए। कल अपन पढ़ेंगे ऊष्मा संतुलन, या जिसको अपन पृथ्वी का ऊष्मा बजट बोलते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो मैं बार बार कहता हूँ इस चैनल से जुड़ जाना। और यहाँ पे मैं एक बार आपको जो तीनों ही प्रक्रियाएं एक साथ बताऊँ तो ये देख लो, कंडक्शन में क्या होता है कि यहाँ से सतह गर्म है और ये ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पे संपर्क होता है, जबकि यहाँ पे कन्वेक्शन में संपर्क नहीं होता है, सीधा ऊर्ध्वाधर है वो संचरण होता है। और जो एडवेक्शन होता है अभिवहन, उसमें ये देखो क्षैतिज हवाएं या ऊष्मा का संचरण होता है। तो ये आपके समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो जितने भी साथी हैं जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।